हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर के सेट नंबर 2 को कराने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के जो भी क्वेश्चंस रह गए थे उनको कंप्लीट करा देंगे और आज हम क्वेश्चन नंबर 5 को भी स्टार्ट कर देंगे। तो आइए अब हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम इसके पार्ट नंबर 5 को देखेंगे। जिसने इसके पार्ट नंबर 1, 2, 3, 4 को नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखे। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनति में प्रतिरोध 25 ओम है। अग्र अभिनति वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाए कि इसकी धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें आपको क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसमें दिया गया अग्र अभिनति में प्रतिरोध कितना है, तो ये है 25 ओम। यानी आपको इसमें आर का मान दिया गया है 25 ओम। आर का मान है 25 ओम। और इसमें दूसरा क्या दिया गया है, तो इसमें दूसरा दे रखा है डेल्टा आई, यानी इसकी धारा में परिवर्तन जो कि होता है डेल्टा आई। तो ये है 2 मिली एम्पियर के बराबर। अब आपको इतना तो पता ही होगा कि 1 मिली बराबर होता है 10 की घात -3 के। तो इसे हटा दो, मिली को इसकी जगह लगा दो, 10 की घात -3 एम्पियर हो गया। ठीक है। अब इसमें आपसे पूछा क्या है, तो इसमें पूछा गया है अग्र अभिनति वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाए, यानी आपसे इसमें डेल्टा वी का मान पूछा गया है। अब आपको पता है ओम का नियम क्या होता है, तो बच्चों ओम का नियम होता है V बराबर आई आर के। तो इसी सूत्र को इसमें लगा देंगे। इसमें क्या दे रखा है V, तो इसमें V दे रखा है डेल्टा V के बराबर, I है इसमें डेल्टा I और R ऐसे ही है। तो इसमें इस सूत्र को आपको लगाना है और ये जो क्वेश्चन है आपका सॉल्व हो जाएगा। तो हमसे डेल्टा V पूछा गया है। डेल्टा I कितना है, डेल्टा आई है 2 गुना 10 की घात -3। आर कितना है, आर है 25। तो अगर हम 2 की 25 में गुना करते हैं तो आता है 50 गुना 10 की घात -3। ठीक है, इतना आ जाता है वोल्ट के। पर अभी आपको मैंने बताया कि एक जो मिली होता है तो वो 10 की घात -3 के बराबर होता है। तो इस 10 की घात -3 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका आंसर होगा डेल्टा वी बराबर 50 मिली वोल्ट। तो जो इसका आंसर होगा, तो इसका आंसर होगा बच्चों 50 मिली वोल्ट के। तो ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है। और देखो ये कितने नंबर का पूछा गया है, तो ये इसमें 3 नंबर का पूछा गया है। और देखो कितना आसान न्यूमेरिकल है, सिर्फ अगर आपको इसका सूत्र का पता है तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बाढ़ीन धारा से क्या अभिप्राय है। 15 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के एसी स्रोत से जोड़ा गया है। तो परिपथ का प्रतिघात तथा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्यम मूल मान ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें हम पहले समझेंगे कि बाढ़ीन धारा क्या होती है। तो आप एग्जाम में ऐसे लिख कर आओगे कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसमें केवल प्रेरकत्व और धारिता में धारा के प्रवाहित होते हुए भी परिपथ में शक्ति क्षय शून्य होता है, तो ऐसी धारा को ही बाढ़ीन धारा कहते हैं। और ये तभी संभव है जब कोस फाई का मान 0 होता है। मतलब कि जब किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में जिसमें क्या बह रही है, तो उसमें आई बह रही है और फिर भी जो इसमें शक्ति क्षय है तो वो क्या आ रहा है, तो वो होता है 0। तो उसे ही बाढ़ीन धारा कहते हैं। और ये तभी संभव होता है जब कोस फाई का मान 0 होता है। अब हम इसके न्यूमेरिकल को देखेंगे कि इसमें हमें क्या क्या दिया गया है और हमसे क्या क्या पूछा गया है। तो इसमें आपको सबसे पहले दिया गया है एक संधारित्र, यानी आपको इसमें सी का मान दिया गया है 15 माइक्रोफैरड। तो आपको पता होगा एक माइक्रो जो होता है तो वो 10 की घात -6 के बराबर होता है। तो अब हमें इसमें से इस माइक्रो को हटाना है, तो हम इसमें 10 की घात -6 से गुना कर देंगे। तो अब हमारा जो सी है वो ये हो गया।
अगला आपको इसमें दिया गया 220 वोल्ट, यानी इसमें दिया गया है VRMS कितना है, तो ये दे रखा है 220 वोल्ट के बराबर। इसमें फिर दे रखा है 50 हर्ट्ज, यानी F का मान दे रखा है इसमें 50 हर्ट्ज। और इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है आपसे प्रतिघात यानी XC का मान, और एक पूछा है IRMS का मान। किसका? एक पूछा है कि इसमें प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी आपसे पूछा है IRMS का मान। तो अब पहले हम इसमें XC का मान निकाल देते हैं। तो इसमें सूत्र होता है कि XC बराबर होता है 1/ओमेगा C के, ठीक है। और चूंकि ओमेगा का कितना होता है मान, ओमेगा बराबर होता है 2πf के। ओमेगा बराबर किसके होता है, ओमेगा बराबर होता है 2πf के। तो XC हो जाएगा 1/ओमेगा की जगह रख दो 2πf और इंटू क्या आ जाएगा C। आ गया इतना, ठीक है। तो अब आगे कैसे करेंगे, इसमें आपको जो पाई का मान रखना है तो वो रखना है इसमें आपको पाई का मान 22/7 की, ताकि कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। 1/2 गुना पाई, और इस पाई की जगह रख दो 22/7 और गुना F का मान है 50, और जो इसमें C है, C का मान है 15 गुना 10⁻⁻6 फैरेड। तो अब इसमें क्या होगा कि जो ये आपको नीचे 7 दिख रहा है ये ऊपर चला जाएगा, और दूसरा ये जो 10⁻⁻6 है ये ऊपर चली जाएगी, तो ये हो जाएगी +6। तो XC का मान क्या होगा, तो ऊपर तो होगा 7 गुना 10⁻6 बटे। अब यहाँ आपको क्या दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है 2 गुना 50। तो बच्चों 50 दूनी होता है 100। तो आप इसे अगर 10 की घात में बदलोगे तो कैसे बदलोगे, तो ये आ जाएगा 10⁻2। और जब ये है ना 100 हो गया यहाँ, तो ये हो गया नीचे 10⁻2। तो जब ये ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 10⁻⁻2 की, ठीक है। अब ये हट गया और ये ऊपर चला गया, तो फिर नीचे इसमें बचा है 22 गुना 15 के। आ गया इतना समझ में। इसमें आपको कैलकुलेशन एकदम आसानी से समझा रही हूँ मैं। तो अगर अब 10⁻6 में से 2 चला गया तो कितना आ गया, तो आ गया 10⁻4। तो हो जाएगा 7 गुना 10⁻4 बटे, अगर हम 15 की 22 में गुना करते हैं तो आता है 330, ठीक है। तो इसे 330 ना समझ के इसे समझो कितना है 33 गुना 10⁻1, है ना। अगर आप इसको गुना करोगे तो फिर आपका 330 ही आएगा, क्योंकि आपको इसमें एक जीरो दिख रही है पीछे। तो जो ये इसकी 10⁻1 है, जब ये ऊपर चली जाएगी तो फिर क्या होगा, तो XC बराबर हो जाएगा 7 गुना 10⁻4, और ये ऊपर जाएगी तो आ जाएगी 10⁻⁻1, और इसमें नीचे क्या है, नीचे है 33, ठीक है। तो अब क्या होगा, 7 गुना, अगर 10⁻4 में से 1 चली जाएगी तो आ जाएगी 10⁻3 के बराबर, और इसमें नीचे कितना आ रहा है आपका, तो इसमें नीचे है 33। तो अगर इसे खोलेंगे तो ये कितने के बराबर, तो ये आया हमारा 7000 के बराबर, और नीचे है 33। अब हम इसमें 33 को 7000 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों इसमें हमें 7000 को 33 से डिवाइड करना है, तो चलिए करते हैं। 33 को डिवाइड करना है किससे, 7000 से। तो हम पहले करते हैं 33 दूनी, तो वो होता है 66, ठीक है। इसमें से ये चला गया तो आया 4, अब ये आ गई इधर 0, तो ये आ जाएगा 33 एकम 33 हो गया। अगर 7 में से 3 गया, मतलब अगर 10 में से 3 गया तो आ गया 7। अब ये वाली 0 उतर गई, तो अब कितना आएगा, फिर से 2 बार जाएगा तो आ जाएगा 33 दूनी 66, ठीक है। और जब हमारा 10 में से 6 जाएगा तो आएगा 4, और ये 0 आ गई। और फिर से इसमें क्या आ जाएगा, ये तो हो गया सारा, ये थी 0, ये थी 0, ये थी 0। अब जो 0 लगाई गई है तो वो इसमें लगा दिया दशमलव, जब जाके ये 0 आई है, तो आ जाएगा 33 एकम 33, ठीक है। तो अब अगर 40 में से 33 जाएगा तो आएगा 7, और फिर इसमें 0 लगा देंगे, तो फिर चला देंगे हम 33 दूनी, तो वो हो जाएगा 66। अब ऐसे तो ये आगे चलता ही रहेगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना है, 212.12, ठीक है। ये किसका आंसर है, तो ये हमसे जो पूछा गया था XC, ये उसका आंसर है 212.12 ओम के, ठीक है। एक तो आंसर आ गया ये। अब आपसे इसमें दूसरा पूछा गया था IRMS का मान,
तो IRMS का सूत्र क्या होगा? IRMS जो है तो ये बराबर होता है VRMS अपॉन XC के, ठीक है। तो इसमें IRMS बराबर हो जाएगा, ये कितना दे रखा था हमें? तो ये दे रखा था हमें 220 वोल्ट। और XC का मान कितना आया है? तो XC का मान आया है बच्चों 212.12। और जब इसका दशमलव हटाएंगे तो ये 2 जीरो ऊपर आ जाएंगी। अब इससे इसको डिवाइड करना है, तो 212 को 22,000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? तो पहले एक जाएगा, तो आ जाएगा 212 और जब इसको इससे घटाएंगे तो ये आएगा 7880। अब फिर हम यहाँ लगाएंगे दशमलव तो 1 जीरो आएगी। अब देखो ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ये 1 2 3 4, मतलब इसमें दशमलव लगा के जब हम इसमें जीरो कर रहे हैं तो भी नहीं हो पा रहा, तो हमें एक और जीरो करनी होगी जिससे यहाँ एक और जीरो आ जाएगी। तो अब करेंगे 212 की अगर 3 में गुना कर देंगे तो आ जाएगा 6 3 6 3 6, ठीक है। तो ये आगे ऐसे चलता रहेगा। तो आप इसमें केवल इतना ही लिख कर आना कि IRMS का मान होता है 1.03 एम्पियर के। कितना आंसर है? तो इसका IRMS का आंसर है 1.03 एम्पियर। तो एक तो आंसर ये पूछा था और एक आपसे ये पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वें का क्या पूछा गया था कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं कार्यविधि को लिखिए। तो ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का पूछा गया था। तो बच्चों प्रत्यावर्ती धारा जनित्र को ही डायनेमो भी कहते हैं। तो इसके बारे में आप एक लाइन लिख दोगे कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा साधन है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसा साधन होता है जो कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। अब हम इसके सिद्धांत को देखेंगे। तो बच्चों इसका सिद्धांत क्या होता है? तो इसका सिद्धांत होता है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये MCQ में भी पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो कैसे करता है? जब किसी कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, जैसे ये क्या है? तो ये है एक कुंडली। तो इससे संबंधित जो भी चुंबकीय बल रेखाएं होंगी तो उसकी संख्या में परिवर्तन होता रहता है, कभी तो वो ज़्यादा होती हैं, कभी वो कम होती हैं। और जब इसकी जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं उसकी संख्या में परिवर्तन होता है तो क्या होता है? तो कुंडली में एक प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और धारा की दिशा फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात की जाती है। और एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि जो प्रेरित धारा जनित्र है उसकी जो धारा की दिशा है तो उसे कैसे ज्ञात किया जाता है? तो उसे बच्चों फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के द्वारा ज्ञात किया जाता है। अब ये है इसका चित्र। तो इसके चित्र में क्या होता है? इसके चित्र में 2 चुंबक क्षेत्र होते हैं, ये जो N और S है तो ये क्या है? तो इनका नाम है चुंबक क्षेत्र। क्या है? चुंबक क्षेत्र। और ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। तो ये दोनों तो हैं चुंबक क्षेत्र। तो ये तो है N से तो होता है नॉर्थ और S से होता है साउथ। और इन दोनों चुंबक के बीच में हमने एक कुंडली को रख दिया जिसमें 2 तो है सर्पिवलय, ये जो आपको ये दिख रहा है छल्ले 2, तो इसे कहते हैं सर्पिवलय। और जो ये दिख रहे हैं B1 और B2 जो इसके साथ लगे हुए हैं तो इसे कहते हैं ब्रुश, ठीक है। तो ये ब्रुश क्या काम करता है? ब्रुश के द्वारा इसमें धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है। और जो ये कुंडली है, कुंडली का एक तो सिरा इससे जुड़ा हुआ है C1 से और दूसरा सिरा इससे जुड़ा हुआ है C2 से, ठीक है। और यहाँ हम एक बाह्य वो कर देंगे तो इसमें R हो जाएगा प्रतिरोध। तो ये है इसका चित्र। और इसमें बीच में एक अक्ष को, मतलब इसमें एक अक्ष खींच देंगे। और जब हम इस कुंडली को घुमाएंगे, मतलब जैसे ये कुंडली का हिस्सा ये वाला कहाँ आ जाएगा? यहाँ ऊपर। और जो ये वाला हिस्सा है CD तो ये आ जाएगा इसमें नीचे, ठीक है। तो जब हम इस कुंडली को घुमाएंगे, अब आगे इसके बारे में पढ़ते हैं कि इसकी संरचना क्या है। तो इसके बस जो संरचना है उसमें केवल 4 पॉइंट है, क्योंकि इसके चित्र में भी कितने पॉइंट है? 4। एक हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया और चौथा ये हो गया। तो सबसे पहले है क्षेत्र चुंबक। तो जो ये 2 आपको दिख रही हैं तो ये क्या है? तो ये है क्षेत्र चुंबक। तो इसके बारे में लिखोगे कि
यह एक शक्तिशाली चुंबक है। मतलब कि जो ये दोनों दिख रही हैं तो ये एक शक्तिशाली चुंबक है जो कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं। क्योंकि ये एक शक्तिशाली चुंबक है तो ये प्रबल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती हैं और जिसके ध्रुव N व S है, ये रे, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट है आर्मेचर। तो आर्मेचर में लिखेंगे कि यह एक आयताकार कुंडली ABCD होती है जो कि तांबे के तार को क्रोड पर लपेटकर बनाई जाती है तथा इसे प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखकर घुमाया जाता है, ठीक है। और जब इसे, यही तो होता है प्रबल चुंबकीय क्षेत्र, तो इसमें रखकर जब इसे यूं करके ऐसे, मतलब ऐसे करके घुमाएंगे तो ये जो AB है ये तो ऊपर आ जाएगा और जो ये CD है ये आ जाएगा नीचे और ये सारा भी हिस्सा ये हो जाएगा, ठीक है, घूमेगा। अब इसमें तीसरा पॉइंट है सर्पी वलय। तो आपको इसमें सर्पी वलय क्या दिख रहा है, तो जो ये छल्ले दिख रहे हैं दो, तो यही है सर्पी वलय। तो इनके बारे में लिखेंगे कि कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं। मतलब अभी आपको ये बताया है कि जो कुंडली के एक तो सिरा इससे जुड़ा है छल्ले से और जो इसका दूसरा सिरा है तो ये दूसरे छल्ले से जुड़ा हुआ है। तो इसमें लिखेंगे हम कि कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं जिन्हें सर्पी वलय कहते हैं तथा ये कुंडली के साथ साथ ही घूमते हैं। जैसे हमने कुंडली को ऐसे घुमाया तो फिर ये भी ऐसे इसके साथ साथ घूमने लगेंगे। अब इसका चौथा पॉइंट है इसमें ब्रुश। तो बच्चों ब्रुश के बारे में लिखेंगे कि तांबे की बनी दो पत्तियों जिन्हें सर्पी वलय हमेशा स्पर्श करते रहते हैं उन्हें ही ब्रुश कहते हैं। मतलब क्या है, इसका मतलब है कि तांबे की बनी दो पत्तियों जिन्हें सर्पी वलय हमेशा स्पर्श करते रहते हैं उन्हें ही ब्रुश कहते हैं और इनकी सहायता से बाह्य परिपथ में धारा भेजनी होती है। तो इनकी सहायता से ही जो ये बाह्य परिपथ है इसमें हम धारा भेजते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं ब्रुश, एक ये हो गया, एक ये हो गया। अब हम लिखेंगे इसकी कार्यविधि। तो बच्चों इसकी कार्यविधि क्या होती है कि जब चुंबक के ध्रुवों के बीच कुंडली को रखकर घुमाया जाता है, जब चुंबक के ध्रुवों के बीच, मतलब N और S था, तो इनके बीच कुंडली को रखकर घुमाया जाता है तो कुंडली की जो भुजा AB है ऊपर की ओर तथा CD नीचे की ओर गति करे तब फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार कुंडली में धारा की दिशा AB से CD की ओर हो जाती है। किससे किसकी ओर हो जाती है, AB से CD की ओर हो जाती है। अब जैसे ये है बच्चों, अब जैसे हम इसे कुंडली को ऐसे करके घुमा रहे हैं तो AB आया ऊपर और जो ये CD है ये चला गया नीचे और जब ये नीचे चला गया तो इसमें जो धारा जाएगी तो वो AB से CD की ओर जाएगी, पहले ऊपर जाएगी और फिर वो नीचे होके जब इसमें आएगी, ठीक है। अगर AB ऊपर आता है और CD नीचे जाता है तो जो इसमें धारा बहेगी तो वो AB से CD की ओर बहती है। इतना तो आ गया समझ में, ठीक है। और आधा चक्कर के बाद, अभी सिर्फ आधा चक्कर ही हुआ है जिसमें AB आया है ऊपर और CD आया है नीचे। तो अब लिखेंगे कि आधा चक्कर के बाद भुजा AB नीचे की ओर, मतलब आधे चक्कर में तो AB था ऊपर और जी CD था नीचे, पर आधे चक्कर के बाद इसका उल्टा हो जाएगा कि जो भुजा AB थी तो वो आ जाएगी इसमें नीचे की ओर तथा भुजा CD ऊपर की ओर गति करती है। और जब ये उल्टी गति कर रही है तो जो विद्युत धारा की दिशा होगी तो वो अब आ जाएगी DC से BA की ओर। कैसे आ जाएगी, तो ये आएगी DC से BA की ओर। अब धारा DC से BA की ओर आ जाएगी। अगर AB तो होगा नीचे, CD होगा ऊपर, तो बस इतना याद रखना, मतलब जो भी ऊपर होगा तो सबसे पहले धारा उसमें ही जाएगी। जैसे पहले AB ऊपर था तो इसमें AB से CD की ओर गई थी और इस बार इसमें CD ऊपर है तो जो आएगी इसमें धारा तो वो DC से BA की ओर उल्टी आ जाएगी। बस इतना ही तो है इसमें। तो इसमें सारा खेल किसका है, तो इसमें सारा खेल धारा की दिशा का है, ठीक है। तो अतः विद्युत धारा की दिशा DC से BA की ओर हो जाती है। धारा की दिशा में परिवर्तन आधा चक्कर के बाद होता है। इतना भी याद रखना कि जो धारा की दिशा में परिवर्तन हो रहा है तो ये आधा चक्कर के बाद ही होता है। ऐसी धारा जो प्रत्येक आधा चक्कर के बाद दिशा में परिवर्तन करें,
मतलब ऐसी धारा जो प्रत्येक आधा चक्कर के बाद दिशा में परिवर्तन करे तो उसे ही प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ये थी इसकी कार्यविधि और आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि जिससे दूसरों की भी हेल्प हो सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।